भाग 12। सभी की नजर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे आदमी पर टिकी हुई थी, जो अपने रोबीले अंदाज में नीचे आ रहा था। अभ्युत हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर एक नजर सबको देखने लगा। अजय जी आगे आए और बोले, कहिए अभ्युत, आपको क्या बात करनी है? अभ्युत ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो सवालिया नजरों से अपने बेटे को देख रही थी। अभ्युत ने अपने बालों में बड़ी स्टाइल से हाथ फेरा और जुनून से बोला, पिछले 2 साल से मासा और दादी सा चाहती है कि हम शादी कर ले, तो सोचा क्यों ना उनकी ये इच्छा पूरी कर ही दी जाए। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम दादी साहब? दादी की तरफ देखते हुए अभ्युत डेविल स्माइल के साथ बोला। अभ्युत की बात सुनकर सबके होश उड़ गए। सब लोग उसके जुनूनी चेहरे को हैरानी से देखने लगे। अभ्युत के चेहरे पर कातिल मुस्कान तैर रही थी और वो अपनी तेज नजरों से सामने देख रहा था। दादी सा और सानिया अपनी जगह से खड़ी हो गई। दादी सा अभ्युत की तरफ बढ़ने लगी और उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। सबके कानों में अभी भी अभ्युत के बेशब्द गूंज रहे थे। दादी सा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने हैरानी से अपने पोते के चेहरे को देखा, जो कातिल मुस्कान लिए उन्हें देख रहा था। दादी सा बोली, बेटा, जो आपने अभी कहा क्या वो सच था? हम जानते हैं आप मजाक नहीं करते, पर इस बात पर यकीन करना हम सबके लिए मुश्किल है। अभ्युत की मुस्कान गायब हो गई और वो अपने सीरियस रूप में आकर बोला, जी आपने एकदम सही सुना है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। दादी सा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में पानी की बूंदें छलक पड़ी। उनके पोते ने आज उन्हें बहुत बड़ी खुशी दे दी थी, जिसका वो कितने वक्त से इंतजार कर रही थी। अजय जी अभ्युत के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतनी आसानी से शादी के लिए मान सकता है। सानिया भी खुश हो गई और तेजी से दादी सा के पास आई और उनके गले लग गई। इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अभ्युत और आर्तिका जी की नजरें आपस में एक दूसरे को एक टक घूरे जा रही थी। आर्तिका जी अपने बेटे की आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी, वहीं अभ्युत जुनून में खोया अपनी मां सा को देखे जा रहा था। उसे पता था उसके माँ बाप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा वो होने नहीं देगा। अजय जी ने काफी देर तक अभ्युत के चेहरे को देखा और अंत में बोल पड़े, अभ्युत, जो आप कह रहे हैं क्या आप ऐसा सच में चाहते हैं? क्या खानदान की मान मर्यादा के लिए ये सब कर रहे हैं? अभ्युत को अब हल्का हल्का गुस्सा आने लगा था। उसने खुद को शांत किया और बोला, बाबा साहब, हम अब स्टैम्प पेपर पर लिख कर देते हैं, आप सभी को तब जाकर यकीन होगा। अजय जी बोले, वो बात नहीं है। दरअसल आर्तिका और मासा इतने वक्त से कोशिश कर रहे हैं, पर आप नहीं माने, अपनी जिद पर अड़े रहे और न जाने कितने ही रिश्ते आपने ठुकरा दिए, और अब आप अचानक शादी के लिए तैयार है, तो माँ बाप होने के नाते हम पूछ रहे हैं। अभ्युत कुछ बोलता इससे पहले ही आर्तिका जी आगे बढ़ते हुए बोली, अच्छी बात है, आप शादी के लिए तैयार हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम तो खुश हैं कि अब हम सास बन जाएंगे और हमारे बेटे की बीवी आ जाएगी। अजय जी, आपको भी खुश हो जाना चाहिए। आखिरकार आपके बेटे मान गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम कल ही मिस्टर राठौर से बात कर लेते हैं, ताकि आप और उनकी बेटी आपस में मिल लो, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ा दिया जाए। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम मासा? आर्तिका की बात सुनकर दादी सा ने हाँ कह दिया और खुशी से अभ्युत को देखने लगी। लेकिन अभ्युत के चेहरे पर तो गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी मासा की बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो शादी सिर्फ मन्नत से करना चाहता है। आर्तिका जी कुछ और बोलती इससे पहले अभ्युत अपनी सख्त आवाज में बोला, शादी मेरी पसंद से होगी, जिससे मैं चाहूंगा वही लड़की इस खानदान की बहू बनेगी, कोई और नहीं। एक बार फिर से सब लोग दंग रह गए और अभ्युत को देखने लगे। जो इंसान शादी के नाम से दूर जा रहा था, अब उसे शादी करनी है, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। ये सब झटके काफी थे राणा परिवार के लिए, जिनसे वे सब चौंक गए थे। अजय जी अभ्युत के हाव भाव देखकर समझ गए थे कि ये लड़का बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा है, बल्कि जो कुछ बोल रहा है वो एकदम सच है। उनको अभ्युत की आंखों में गुस्सा और अंगारे नजर आ रहे थे। वे समझ गए थे कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है। तभी अभ्युत सबके सामने ये सब बोल रहा है। अजय जी कोई बखेड़ा नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था उनके बेटे का स्वभाव कितना उग्र और तेज है, और कोई उसकी बात ना माने तो वो कैसे अपना आपा खो देता है। अजय जी ने परिस्थिति देखते हुए शांति से कहा, क्या आपकी नजर में है कोई लड़की जिन्हें आप जानते हैं, जिनके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं? अभ्युत तेज स्वर में और सख्ती से बोला, हाँ, और मैं उसी से शादी की बात आप सबसे कर रहा हूँ, ना कि मिस्टर राठौर की बेटी से। आर्तिका जी हैरान रह गई थी। उन्होंने अभ्युत का ऐसा बर्ताव पहली बार ही देखा था। वो गुस्सा हमेशा से करता है, पर उसकी आंखों में आज तड़प, बेचैनी और तलब दिखाई दे रही थी किसी के लिए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो चुका है उस इंसान के लिए जिसके बारे में वो बात कर रहा है। आर्तिका जी को अजीब सा एहसास होने लगा और वे तुरंत बोली, कौन है वो, किस खानदान की है, क्या नाम है उनका, उनके माता पिता का, सब कुछ बताइए हमें। अभ्युत के चेहरे के आगे मन्नत का मासूम सा डरता हुआ चेहरा घूमने लगा, जिसमें वो अपनी हाथों से अपने चेहरे को छुपा रही थी और टुकुर टुकुर अभ्युत को डर के मारे देख रही थी। जैसे जैसे अभ्युत उसके पास जाने लगता, वो पीछे हटने लगती। अभ्युत मन्नत के खूबसूरत चेहरे में खोया हुआ था, वहीं आर्तिका जी उसके चेहरे के हाव भाव देख रही थी। वो किसी तरह किसी में शिद्दत से खोया हुआ था। आर्तिका जी को कुछ अलग ही होने का अंदेशा हो रहा था। उन्होंने अजय जी की तरफ देखा तो वो भी अभ्युत के चेहरे को देखकर दंग रह गए थे। अभ्युत ना जाने किस इंसान में इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ खबर ही नहीं है। दादी साहब अभ्युत के चेहरे को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। उन्हें अपने पोते के चेहरे पर जुनून और शिद्दत नजर आ रही थी किसी के लिए, जो अब आगे बढ़ती ही जाने वाली थी। दादी साहब बहुत खुश थी कि उनका पोता अब अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। दादी साहब खुशी से बोली, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा अभ्युत शादी के लिए तैयार है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अभ्युत, आप हमें बताइए कि कौन है वो जिसने आपको ये सब करने पर मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से आप शादी के लिए तैयार हो गए हैं। बेटा, हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्या नाम है उनका, कहाँ रहती हैं, कैसी दिखती हैं, सब कुछ हम जानना चाहते हैं। बताइए जल्दी, हमसे सब्र नहीं हो रहा। सब लोग बेताबी से अभ्युत की तरफ देख रहे थे। तभी वो बड़ी शिद्दत और जुनून से बोला, मन्नत। मन्नत नाम सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दादी सा तो इस नाम को सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, कितना प्यारा नाम है मन्नत। नाम सुनकर तो उनसे मिलने की इच्छा और बढ़ गई है हमारी। सानिया बोली, हाँ दादी सा, सच में काफी अच्छा और जुनूनी नाम है। देखना दिलचस्प होगा कि देखने में कैसी है हमारी मन्नत जी। दादी सा और सानिया मुस्कुराने लगी। वहीं आर्तिका जी अभी भी अभ्युत का चेहरा देख रही थी। उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था। उन्होंने आह भरी और बोली, किस खानदान से है वो, बताइए। अभ्युत को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और बोला, मन्नत मानव राव, जिसे मैं यानी अभ्युत प्रताप राणा शादी करना चाहता हूँ और करके रहूंगा, वो भी बहुत जल्द। आर्तिका जी और कुछ बोलती इससे पहले वहां पर शक्ति आ गया, जिसके हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी। उसने वो फाइल अजय जी के आगे कर दी। अजय जी ने उस फाइल को रीड करना शुरू किया और शक्ति राणा जी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अजय जी गौर से उस फाइल को रीड करने लगे और धीरे धीरे उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर रही थी। उन्होंने फाइल को आर्तिका जी को सौंप दिया। आर्तिका जी उस फाइल को रीड करने लगी और चौंक कर बोली, इनका खानदान तो हमारे खानदान के बराबर नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है।
ये कैसी लड़की चुनी है आपने राणा खानदान के लिए? आप जानते हैं ना, हम खानदानी लोग हैं, हमारा रुतबा और शान बहुत अलग है, हमारे नियम कायदे सब कुछ बेहद हाई क्लास है और सख्त भी, और कोई आम लड़की इनका पालन नहीं कर सकती है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और आप इन्हें इस खानदान की बहू बनाने चले हैं। आर्तिका जी की बात सुनकर अभ्युत को हद से ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और पास में रखे टेबल लैंप को एक लात मारकर गिरा दिया। इस धमाके से वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह से चौंक गए और अभ्युत के चेहरे को देखने लगे, जिस पर गुस्सा हावी हो चुका था। दादीसा को भी अपनी बहू आर्तिका की बात सही नहीं लगी थी और सानिया को भी। अजय जी को भी हल्का सा गुस्सा आ रहा था अभ्युत पर, क्योंकि उसने अभी जो हरकत की थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। अजय जी सख्ती से बोले, अभ्युत क्या आपने ठान लिया है कि आप कभी भी अपने गुस्से को काबू नहीं करेंगे? अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बात शांति से भी की जा सकती है, युद्ध तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होती। आपकी मासा ने आपसे शांति से ही बात की थी, तो आपको यूं बेकाब होने की क्या जरूरत थी बताइए? अभ्युत गुस्से से बोला, हम बेकाबू बेचैन और बेकरार हो गए हैं, उसके लिए हमने आज तक बिजनेस पर ध्यान दिया है, लेकिन इस 26 साल की जिंदगी में हमें कुछ नया अच्छा लगा है, कोई ऐसा लगा है जिसके साथ हम उम्र भर रहने के लिए बेकरार और बेताब है। हमारे लिए हमारा खानदान, हमारा बिजनेस ही सब कुछ है और उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी की मर्यादा बनाते हुए हम उस लड़की से शादी करना चाहते हैं और करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना भी छोटा या नीचा खानदान नहीं है उन लोगों का कि वहाँ की बेटी को हम हमारे खानदान की बहू न बना सके। हमें भी हमारे खानदान की मान मर्यादा की फिक्र है, उसके लिए हम जान लुटा सकते हैं और उसी मर्यादा के तहत बड़े तहजीब से मन्नत को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। उनकी बात आर्तिका जी दंग रह गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं अजय जी? हम कैसे मान जाए जबकि हमें पता है कि उस लड़की का खानदान हमारी बिरादरी का नहीं है। भाग 13। अभ्युत की बात सुनकर अजय जी बोले, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, पर पहले हम सबको मिलकर बात करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। अजय जी इतना ही बोले थे कि तभी आर्तिका जी सख्ती से बोली, कुछ नहीं हो सकता। हम इस परिवार की लड़की को अपने राणा खानदान की बहू कैसे बना सकती हैं? हम माना कि उनका परिवार कोई नीचा नहीं है और किसी चीज की कमी नहीं है उनके पास, पर फिर भी वे लोग हमारी बिरादरी के नहीं है, हमारा और उनका कोई मेल नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी अभ्युत। अभ्युत का गुस्सा उसे तूफान मचाने पर मजबूर कर रहा था, पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक के रखा था। उसने अपनी दांत पीसते हुए कहा, मेल मेरे और मन्नत के बीच होना चाहिए बस। मुझे वो लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए ही चाहिए और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। आर्तिका जी बोली, आज एक लड़की आपके लिए आपके खानदान से बढ़कर हो गई? सच में हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। अभ्युत तेज आवाज में बोला, कभी नहीं, मेरे लिए मेरे खानदान और बिजनेस से बढ़कर कोई नहीं हो सकता और ना कभी होगा, पर मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है जिसमें मैं मन्नत को खुद के साथ देखना चाहता हूँ, 24 घंटे मेरे इर्द गिर्द घूमती हुई, मेरी नजरों के सामने रहती हुई, मुझे सुकून देती हुई। आर्तिका जी बोली, आपके लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की ढूंढ कर लाएंगे, आपकी शान और रुतबे के बराबर भी तो होनी चाहिए। आर्तिका जी की बात से दादीसा ने लाचारी में सर हिला दिया। उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वे कर भी क्या सकती थी। दोनों दादी पोती एक दूसरे के सामने लाचारी से देख रही थी। वहीं अभ्युत को हद से ज्यादा गुस्सा आया अपनी मासा की बात सुनकर। वो मन्नत के लिए पागल हो चुका था, उसके आगे उसे कुछ दिख नहीं रहा था। अभ्युत से अब सहन नहीं हुआ, उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक कांच का गमला दिखाई दिया। अभ्युत उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और जोर से उस पर मुक्का मार दिया। सब लोग पूरी तरह कांप गए। अजय जी और आर्तिका जी तेजी से अभ्युत की तरफ बढ़ने लगे। अजय जी परेशान हो अभ्युत को पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर वो गुस्से में पागल किसी के हाथ नहीं आ रहा था कि तबाही मचाने पर तुला हुआ था। अभ्युत के हाथ से खून बह रहा था, जिसे देखकर आर्तिका जी का जी दुखने लगा। अजय जी ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे का हाथ पकड़ा और सख्ती से बोले, अभ्युत आप पागल हो गए क्या? ये सब क्या कर रहे हैं आप कोई छोटे बच्चे नहीं है, देखिए कितना खून बह रहा है। आर्तिका जी बोली, अभ्युत बेटा ये सब क्या है? आप तो इतने समझदार हैं, फिर भी ये सब पागलपन कैसे कर सकते हैं? अपने गुस्से को काबू कीजिए और जो मैंने कहा है उसे समझने की कोशिश करिए। आपके लिए भी तो आपका खानदान ही सब लोग हैं ना, तो हम भी उसी के शान के लिए कह रहे हैं, शांति से बैठकर सोचिएगा आप। अभ्युत को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपनी लाल आंखों को कसकर भींच लिया और अपना हाथ छुड़ाकर चिल्लाकर बोला, जिसे हम चाहते हैं उसे हासिल करके रहते हैं, फिर वो कोई कंपनी हो या इंसान। और रही बात मन्नत की, तो मेरी पत्नी और इस खानदान की बहू तो वही बनेगी। आप सब देखते रहिएगा, क्योंकि हमने ठान लिया है और अब हम करके रहेंगे। इतना कहकर अभ्युत तेजी से गुस्से में जलता हुआ वहां से बाहर चला गया। शक्ति भी उसके पीछे पीछे चला गया। अभ्युत के जाते ही सभी लोग चौंक गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अभ्युत ऐसी बगावत भी कर सकता है। दादीसा आगे आई और बोली, आर्तिका बहू, आपको इतनी सख्ती दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। अभ्युत वैसे भी पूरे दिन बस खानदान खानदान करता रहता है, पर आज उसने अपने बारे में कुछ सोचा है, अपनी खुशी के लिए कुछ कहा है और आप अड़ंगा लगा रही हैं। क्या कमी है लड़की में? क्या वो सुंदर नहीं है? क्या वो काली है, मोटी है, भद्दी है? बोलिए। ऐसा तो शायद नहीं होगा। और पहली बात कि अगर ऐसा हो भी और हमारे बच्चे को उससे प्यार हो जाए तो हम उसे भी अपने खानदान की बहू बनाने को तैयार हैं, क्योंकि रूप रंग हमारे लिए मायने नहीं रखते। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ मामला ही नहीं है। जहाँ तक हमें लगता है लड़की बेहद खूबसूरत और प्यारी है, फिर तो ऑब्जेक्शन की कोई बात ही नहीं आती यहाँ पर। आर्तिका बहू, हमारे लिए अभ्युत की खुशियां मायने रखनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। देखा नहीं कैसे उन्होंने खुद को चोट पहुंचा दी और कितने गुस्से से चले गए हैं। हमें तो उनकी चिंता हो रही है और एक आप है जो समझती नहीं है। आर्तिका जी बोली, मासा लड़की कितनी भी खूबसूरत और प्यारी हो, पर हमारे खानदान के भी रीति रिवाज और नियम कायदे हैं जिन्हें मानना और निभाना इतना आसान नहीं है। सुंदर है तो क्या उसे राणा खानदान की बहू बना लूं? उसके हाथों में सब कुछ सौंप दूं? पागल नहीं है हम। अभ्युत तो जवान खून है, किसी लड़की की खूबसूरती देखकर बह गए होंगे, वरना वे भी सब जानते हैं कि खानदान की मान मर्यादा कितनी जरूरी है। अभ्युत को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। जब वे शांत हो जाएंगे तो उन्हें सब कुछ समझ आ जाएगा और खुद ही उसे भूल जाएंगे। इतना कहकर आर्तिका जी तेजी से अपने रूम की तरफ चली गई। उनके जाते ही दादीसा परेशान होकर सोफे पर बैठ गई। सानिया उनके पास बैठकर उन्हें संभालने लगी। अजय जी खामोश खड़े सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। उन्होंने अपनी परेशान मासा की तरफ देखा और बोले, अभ्युत पर जुनून सवार हो चुका है, अब उन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। वे अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वहां से उन्हें पीछे लाना मतलब तूफान को न्योता देना ही है। दादीसा बोली, तो आप अपनी पत्नी को समझाइए कि सब कुछ स्वीकार कर ले, क्योंकि फिर हम सबको अभ्युत का गुस्सा, उनकी तबाही देखने को मिलेगी। अजय जी बोले, आप सही कह रहे हैं मासा, हमने उनकी आंखों में पागलपन, दीवानगी और जुनून देखा है उस लड़की के लिए। उनकी लाल बगावती आंखें साफ साफ बयां कर रही थी कि वे उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद के साथ बुरा भी कर सकते हैं, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बेटे हैं वो हमारी आन बान और शान है, उनके साथ कुछ बुरा होते हुए हम देख नहीं सकते। दादीसा बोली, आप भी कुछ करिए, वरना फिर अभ्युत तो करेंगे ही। अजय जी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। उन्होंने आज अभ्युत की आंखों में जो कुछ देखा था उसके बाद वे समझ गए थे कि अभ्युत मन्नत के मामले में एकदम सीरियस है। अजय जी ने गहरी सांस ली और अपने कमरे की तरफ चले गए।
सानिया दादीसा के कंधे पर सर रखकर बोली, अब क्या होगा दादीसा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने देखा ना भैया कितना गुस्सा करके गए, खुद को तकलीफ पहुंचा दी उन्होंने। मासा क्यों समझती नहीं है? मैं जानती थी कि खानदान की मान मर्यादा और शान बहुत जरूरी होता है, उसका मान सम्मान करना चाहिए, पर मासा तो हद ही पार कर रही है। दादीसा बोली, आप चिंता मत करिए, अब सब कुछ बदल जाएगा। जब उनकी बहू आएगी ना तब उन्हें सब समझ आ जाएगा। और वैसे भी अभ्युत तो अपनी जिद पूरी करके ही दम लेंगे, जितना हम उन्हें जानते हैं। पर बस हमारा पोता कोई गलत कदम नहीं उठा ले। दोनों दादी पोती गहरी सोच में गुम थी। वहीं अजय जी अपने कमरे में आए और डोर को लॉक करके वापस मुड़े तो देखा आरतिका जी बाथरूम से बाहर निकलकर बेड पर बैठ रही थी। अजय जी उनके बगल में जाकर बैठ गए और उनके चेहरे को देखने लगे। आरतिका जी ने मुंह फेर लिया तो अजय जी ने उनका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोले, अब हमसे क्या खता हो गई जो हमारी बीवी जी हमसे खफा हो गई। आरतिका जी बोली, हम आपसे नाराज नहीं है, हमें बस हमारे बेटे की चिंता हो रही है, उन्हें परेशान नहीं देख सकते हम। अजय जी बोले, तो मान जाइए ना उनकी बात। आरतिका जी दंग रह गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं अजय जी, हम कैसे मान जाए जबकि हमें पता है कि उस लड़की का खानदान हमारी बिरादरी का नहीं है। होगी वो अच्छे घर परिवार से, पर हमारी बिरादरी की तो नहीं है ना वो, हम नहीं मान सकते। अजय जी बोले, आरतिका आप समझने की कोशिश करिए, बिरादरी से बाहर लड़की ला रहे हैं ना कि लड़की दे रहे हैं, हमें तो बहू लानी है, बेटी नहीं देनी है। आरतिका जी हैरानी से उन्हें देखने लगी, तो अजय जी ने उनके हाथ पकड़ा और बोले, 100 अभ्युत को जानती है ना कि वो किस किस्म के गुस्से और रुपए उनकी मनमानी प्राप्त के आगे हुए। क्या कोई टिक पाया है आज तक? उन्होंने आज से पहले कभी भी शादी या किसी लड़की के बारे में हमसे कुछ कहा है? नहीं ना, तो इसका मतलब समझिए कि वे इस बार सीरियस हैं। अगर हमने उन्हें रोका और कल को वो उस लड़की से खुद से शादी करके यहाँ लेकर आए तो हम सब क्या करेंगे? समाज में उल्टा हमारी बदनामी होगी कि राणा खानदान के इकलौते वारिस ने अपनी मर्जी से शादी कर ली बिना किसी को बताए। आप ही सोचिए, ये बदनामी ज्यादा खौफनाक है या अभ्युत की बात मान लेने में कोई दिक्कत है? आरतिका जी अजय जी की बात सुनकर परेशान हो गई थी। अजय जी सच ही बोल रहे थे, कल को अगर अभ्युत बिना किसी को बताए उस लड़की को अपने साथ ले आ गया तो राणा खानदान की बेइज्जती हो सकती है। आरतिका जी को ये सब बर्दाश्त नहीं था और वे बोली, पर हम सब अभ्युत को जानते हैं ना कि उनके लिए खानदान की मान मर्यादा और रुतबा ही सब कुछ है और उसके खिलाफ वे कभी नहीं जा सकते। अजय जी बोले, आपके बेटे अभी वो सब नहीं सोच रहे हैं, अभी उन्हें सिर्फ वो लड़की और उसका साथ दिखाई दे रहा है जिसके लिए वे बगावत करने पर तुले हैं। हम भी जानते हैं कि अभ्युत कट्टर है अपने खानदान की मान मर्यादा के लिए, पर अभी उन्हें सिर्फ वो लड़की दिख रही है। और इससे पहले कि अभ्युत प्रताप राणा गुस्से, जिद और जुनून में कुछ गलत कदम उठाए, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी और अब उनकी शादी उस लड़की से करवानी होगी जिसे वो चाहते हैं। इसी में हमारी और हमारे खानदान की मान मर्यादा है। वैसे भी अगर हमारा बच्चा खुश होगा तो हमें फिर चाहिए ही क्या? उम्मीद करता हूँ आप हमारी बात को समझ गई होंगी। आरतिका जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वे हद से ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। अभ्युत को समझाने का कोई मतलब नहीं था और उसकी बात न मानकर तूफान खड़ा करने से भी कोई फायदा नहीं था। सबकी भलाई तो इसी में है कि अभ्युत की बात मान ली जाए। काफी देर सोचने और समझने के बाद रुपए पेट पर पत्थर रखकर प्राप्त बेलन से हुए। आरतिका जी बोली, ठीक है, हम उनके फैसले के बीच नहीं आएंगे और जिससे उन्हें शादी करनी है उसके लिए हम पेटीएम पर अजय जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने आरतिका जी को गले लगाना चाहा तो वो प्राप्त पीछे हुए। हट गई और बोली, उस लड़की को हम हमारे अनुसार ढालेंगे, उसे राणा खानदान की बहू सही मायने में हम बनाएंगे। अभ्युत के जिद के आगे हम झुक रहे हैं, पर घर में हमारी मर्जी चलेगी और उसे भी राणा खानदान के एक एक नियम कायदे को मानना पड़ेगा। हम सबके जैसा बनना पड़ेगा और वो सब हम करके रहेंगे। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ